नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान। मैं हूं हर्षदा। सवाई माधोपुर से खबर है, जहां आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट आयोजित की गई। रीट परीक्षा को लेकर जिले में 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिन पर आज लगभग 18,127 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। 2 पारियों में आयोजित परीक्षा के दौरान सघन जांच करने के उपरांत ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों पर एंट्री दी गई। बता दें कि प्रशासन ने फ्लाइंग स्क्वाड, उप समन्वयक दल और रिजर्व ऑब्जर्वर की नियुक्ति की है। वहीं कंट्रोल रूम बनाया गया है। प्रत्येक केंद्र पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने भी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं की निगरानी की। परीक्षार्थी रीना रावत ने मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। रीना रावत। कहाँ से आए हो आप? एमपी से। एमपी से आए हो, तो आपको अंदर क्यों नहीं लिया? अंदर इन्हें खुलवाने के लिए गए थे, तो ये लोग ये बोल रहे हैं कि अब अंदर नहीं जाने। दो बार ये कटे नहीं है, मतलब क्या है ना, तो वो काट रहे हैं, बोले खुलवा गया, वो खुलवाए। खुलवाने के लिए गए थे, वो खुल नहीं रहे। खुलवाने के लिए गए थे हम, खुलवाने के कुंडल खुलवाने गए थे। खुल नहीं रहे, मतलब इन्हें भी नहीं, तो इन्हें खुलने के लिए 2-3 बार अंदर पहुंचे जी, मतलब 7 बजे के हैं, अंदर प्रवेश कर चुके हम। मांडलगढ़ थाना क्षेत्र में एक संविदा कर्मी महिला ने 2 रेलवे स्टेशन मास्टर पर छेड़छाड़ और दुष्कर्म करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। पीड़ित महिला ने मांडलगढ़ थाने में दी गई शिकायत में बताया कि ऊपरमाल रेलवे स्टेशन पर रहने वाले आरोपी ऋषिकेश और भवानी सिंह आए दिन परेशान कर छेड़छाड़ किया करते हैं व अवैध संबंध बनाने का दबाव बनाते हैं। एसएचओ शंकर सिंह ने बताया कि घटनास्थल जीआरपी चित्तौड़गढ़ के अधीन आने से पीड़िता की 0 एफआईआर दर्ज कर चित्तौड़गढ़ रेलवे थाने में कार्रवाई के लिए भेजी गई है। मांडलगढ़ से पीरू मंसूरी की रिपोर्ट। श्री विजयनगर पालिका टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थान पर खुले में बायोवेस्ट डालने पर एक्शन लिया है। एसआई सुशील कुमार के नेतृत्व में नगर पालिका टीम मौके पर पहुंची। बायोवेस्ट खुले में डालने वाले निजी क्लिनिक संचालक को चेतावनी दी गई कि बायोवेस्ट का सही से निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। निजी क्लिनिक के स्टाफ से बायोवेस्ट इकट्ठा करवाया गया। बता दें कि गांधी पार्क के नजदीक खुले में बायोवेस्ट डाला गया था। नगर पालिका टीम ने भविष्य में बायोवेस्ट को खुले स्थान पर डालने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। 2 दिवसीय रीट परीक्षा आयोजन के तहत बीकानेर जिले में 38,000 से ज्यादा परीक्षार्थी 2 दिन होने वाली 3 अलग अलग पारियों में परीक्षा दे रहे हैं। रीट परीक्षा में पहली बार बायोमेट्रिक से परीक्षार्थियों की एंट्री हुई है। आज सुबह 10 बजे से पहली पारी में परीक्षा शुरू हुई, तो दोनों पारियों में कुल 23,789 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इससे पहले बुधवार को तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। रीट परीक्षा को लेकर रोडवेज मुख्य प्रबंधक इंदिरा गुदारा, जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रामगोपाल शर्मा व परीक्षार्थी ने मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। बताइए, जो रीट की परीक्षा है, हाँ, कितने केंद्र बनाए गए, कितनी क्या? रीट की 27 तारीख को जो मॉर्निंग शिफ्ट थी, उसके अंदर लेवल फर्स्ट के एग्जाम थे, जिसमें 9,247 कैंडिडेट थे और 21 सेंटरों पर इनकी परीक्षा हुई। परीक्षा अच्छी प्रकार से संपन्न हो गई। लगभग 93% के आसपास विद्यार्थी हैं वो उपस्थित हो गए। किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं हुई। सेंटर पर समस्त प्रकार के सुरक्षा इंतजाम, उनकी वीडियोग्राफी और पूरी जो परीक्षा की गोपनीयता और जैसे निर्देश हैं उसके अनुसार एकदम एक्यूरेट उसको संपन्न करवा लिया गया। और उसके बाद में अभी इवनिंग शिफ्ट के लिए कार्यक्रम चल रहा है। इसमें लेवल सेकंड के 14,542 विद्यार्थी हमारे उपस्थित रहेंगे। इस परीक्षा में 45 सेंटर रहेंगे। 33 गवर्नमेंट स्कूलों में है और 12 है वो प्राइवेट स्कूलों में है। समस्त स्कूलों के अंदर केंद्राधीक्षक सहित समस्त शिक्षकों की नियुक्ति नॉर्म्स के अनुसार कर दी गई है और सारे सुरक्षा और अन्य इंतजाम है वो एकदम माकूल है और ये परीक्षा भी उसी प्रकार संपन्न होगी जैसी पर। अब तक में सर ऐसा कोई अभ्यर्थी पकड़ा गया नहीं, ऐसा कोई विद्यार्थी, क्योंकि बायोमेट्रिक से उनकी जांच करके और पूर्ण पुख्ता होने के बाद में विद्यार्थी को प्रवेश दिया जाता है, तो ऐसा कोई प्रकरण हमारे सामने आया नहीं। मैं ज्योति कंवर हूँ, बीकानेर से। आज रीट का एग्जाम देने आई थी और सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। बहुत बेहतरीन तरीके से सारा ऑर्गेनाइज किया हुआ था और बहुत अच्छा परीक्षा गई। प्रश्न पेपर भी बहुत अच्छा बनाया गया था। तो जो तैयारी थी किस प्रकार की थी? तैयारी भी अच्छी प्रकार की, हम अच्छी तैयारी करके आए थे और उम्मीद करते हैं कि परिणाम भी अच्छा ही आएगा, तो पॉजिटिविटी के साथ। थैंक यू। अब की बार जैसे कि पुराने जो एग्जाम हुआ करते थे, नकल की ज्यादा मामले सामने आए थे, नहीं, बायोमेट्रिक का जो सिस्टम था वो कैसा लगा? वो बेहतर था, उससे बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं और जो मतलब पहले चीजें चेक कर ली गई हैं तो बेहतर रहता है, क्योंकि सभी मेहनत करते हैं और उसके बाद अगर ये चीटिंग वाले बच्चे आगे निकल जाते हैं तो मेहनती बच्चों के साथ क्या बेहतर होगा। आपका नाम? मेरा नाम ज्योति कंवर है, मैं बीकानेर से। बताइए, रोडवेज ने क्या व्यवस्था कर रखी है और जो रीट का एग्जाम है कौन कौन से जिलों से कितने यात्री हैं? यहाँ पे अपने बीकानेर ज़िले में 27 और 28 को ये रीट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, जिसमें 27 को 2 पारी में और 28 को 1 पारी में ये एग्ज़ाम संपन्न हो रहा है।
और जैसा कि जो हमें हेड ऑफिस से लिस्ट प्रोवाइड करवाई है स्टूडेंट्स की, उस लिस्ट के हिसाब से तीनों ही शिफ्टों में लगभग स्टूडेंट्स जो है वो बीकानेर के लोकल हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हनुमानगढ़ से, गंगानगर से और चूरू से आ रहे हैं, और उनके लिए अलग से हमारी सारी व्यवस्थाएं हमने कर रखी हैं। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ से आएंगे, अगर रूट डाइवर्ट करके हमें जिस साइड के बच्चे हुए उस साइड हम डाइवर्ट करके बसेस को भेज देंगे। कितने कहाँ से कौन सी जगह से कितने स्टूडेंट? हनुमानगढ़ से दोनों शिफ्टों में बच्चे हैं, लगभग 700-800 स्टूडेंट्स हैं। गंगानगर से 300 स्टूडेंट्स हैं और चूरू से 400 स्टूडेंट्स हैं। तो उनके लिए अगर यहाँ पे स्टैंड पे अगर रश दिखा तो बिल्कुल बसेस की व्यवस्था कर दी जाएगी। क्या हर बस के अंदर मेडिकल की व्यवस्था इस प्रकार की प्रोवाइड करेगी या जरूरत पड़ने पर? बसेस के अंदर फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह अवेलेबल रहता ही है। तो बीकानेर डिपो से, जैसे कि हमारे राजस्थान रोडवेज में साल में 2 टीटी बनती है टाइम टेबल की, जिसमें एक समर टाइम टेबल बनता है, एक विंटर टाइम टेबल बनता है। तो अभी हमारी 1 अप्रैल से नई समर टाइम टेबल लागू हो रही है। उसमें हमने पहले से वैसे भी बीकानेर जिले से अंतर्राज्यीय सेवाएं भी संचालित थी, और यहाँ से काफ़ी जिलों में भी दूर दराज की सभी बसेस जो है वो संचालित थी। उन बसेस को तो हमने निरंतर रखा है। उसके अलावा यात्रियों की सुविधार्थ हमने एक नई वाहन को संचालन करना टीटी के अंदर इंक्लूड की है, जिसमें बीकानेर से खाटू श्याम जी ये बस जाएगी, जो डूंगरगढ़ बिदासर होते हुए, सीकर होते हुए खाटू श्याम जी के लिए ये बस प्रतिदिन सुबह 6 बजे संचालित होगी। ये बस अभी हम 1 तारीख से संचालित करने का सोच रहे हैं। जोधपुर ग्रामीण स्पेशल टीम डीएसपी द्वारा बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र के पीपाड़ शहर की हाईवे पर स्थित होटल हीरोज में चल रही वैश्यावृत्ति के अड्डों का पर्दाफाश किया गया। स्पेशल टीम द्वारा 6 लड़कियों सहित 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। स्पेशल टीम की कार्रवाई देर रात्रि 11:30 बजे तक जारी रही। लड़कियां पश्चिमी बंगाल, अहमदाबाद, दिल्ली से पीपाड़ लाई गई, तो वहीं मुख्य सरगना प्रेम टाक की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया। डीएसपी डिप्टी शंकर लाल ने मामले पर क्या जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। आज की जो कार्रवाई, उस कार्रवाई को संबंध में लेकर एक सूचना जिला मुख्यालय पे मिली थी, जो यहाँ प्रेम टॉक है, यहाँ इन्होंने एक होटल को लड़कियों को कुछ ला करके ठहराया हुआ और उनसे अनैतिक कार्य कराने के संबंध में ऐसी सूचनाएं थी। उस सूचना की कार्रवाई के लिए एसपी साहब ने मेरे को और डीएसपी टीम को यहाँ मौके पर भेजा था। हमने आकर के यहाँ सर्च किया है, 2 जगह सर्च किया। एक जगह तो उस होटल पे तो केवल 2 लड़कियाँ मिली, वहाँ कोई जेंट्स नहीं था। और ये जो प्रेम टॉक की है, यहाँ पे 4 लड़कियाँ मिली है और 2 लड़के हैं। एक तो सुभाष नाम का है यहीं पिपाड़ का, और एक सागर नाम का है, वो भी यहाँ पिपाड़ और आसपास का है। अभी संदेष्टा दोनों लड़कों को हमने हिरासत में लिया है और इन लड़कियों से तस्दीक और पूछताछ के लिए अभी हम थाने जा रहे हैं। प्रेम के बारे में सर? प्रेम ने तो ये पूरा खड़ा किया है होटल, और ये इस काम के लिए उपलब्ध कराया हुआ है। हाँ। तो वो तो निश्चित तौर से इस जांच के दायरे में है ही, इसमें कोई है। सर ये लड़के कहाँ से आई है, किसी को जानकारी? ये अभी अलग अलग जगहों की निवासी बता रहे हैं, कोई अहमदाबाद की, दिल्ली की और वेस्ट बंगाल की। अभी इनके संपूर्ण तस्दीक होगी तभी स्पष्ट हो पाएगा। तो प्रेम को पकड़ने के लिए सर कुछ टीमें बनाई हैं? प्रेम को पकड़ने के लिए तो अभी लगेंगे, अभी मौके की कार्रवाई से फ्री होकर के अगले वाले काम में लगेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। पंडित गणेश नारायण धर्मार्थ फाउंडेशन द्वारा राज्य सरकार की नीतियों, जनकल्याणकारी फैसलों और साथ साथ योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज गुरुवार को ग्राम पंचायत रसगन, तहसील मुंडावर, जिला खैरतल तिजारा के अटल सेवा केंद्र पर शिविर आयोजित किया गया। संस्था मैनेजर डॉक्टर सुरेंद्र यादव नंद किशोर रामानी ने बताया कि शिविर में भारत और राज्य सरकार के 117 विभागों की 378 सभी योजनाओं की जानकारी जन सूचना पोर्टल के माध्यम से दी गई एवं डिजिटल इंडिया के तहत राशन कार्ड्स को डिजिटल राशन कार्ड यानी कि पीवीसी प्लास्टिक के कार्ड पर तैयार करके देने का काम किया गया। खैरतल से मोहम्मद शकील की रिपोर्ट। जी, आज पंचायत भवन रसगन के अंदर पंडित गणेश नारायण फाउंडेशन की तरफ से एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसके अंदर हम फाउंडेशन की तरफ से आए सभी साथी हैं, उनकी तरफ से भारत सरकार और राज्य सरकार के 117 विभाग, 348 योजनाएं की पात्रता की जानकारी ग्रामीणों की दी गई। और उसके अंदर जितनी भी सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं, जिनमें उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा, बालाधार योजना है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, रोडवेज स्मार्ट कार्ड योजना है, गोपालक योजना है,
इसके अलावा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना है, गार्गी पुरस्कार योजना है, बालिका प्रोत्साहन योजना है, बालक बालिका प्रोत्साहन योजना की आपकी बेटी योजना है। इस तरह की सभी राजस्थान और राज्य सरकार के 117 विभाग 348 योजनाओं की फाउंडेशन की तरफ से जानकारी दी गई। जो पीवीसी कार्ड बनाए जा रहे हैं, क्या फ़ायदा मिलेगा इनसे? पीवीसी कार्ड सर ये एक डिजिटल कार्ड है, उसके पीवीसी की सहायता से मदद मिलेगी। एक तो राशन वितरण प्रणाली में सुधार होगा, दूसरा इसके माध्यम से प्रवासी जो भारतीय हैं या राज्य से दूसरे राज्यों में जाकर के रह रहे हैं उन लोगों को इसके माध्यम से कहीं भी राशन को ले सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है। तीसरा फ़ायदा एज आईडी आने वाले टाइम में सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो राशन कार्ड के द्वारा जोड़ी जाएंगी। मैं नंदकिशोर रामानी, प्रोजेक्ट मैनेजर पंडित गणेश नारायण धर्मार्थ फाउंडेशन राजस्थान की तरफ से सेवा देने आया हूँ। आज हमारा फाउंडेशन ने जो एक शिविर लगाया है ग्राम पंचायत अटल सेवा केंद्र रसगढ़ में, इस शिविर में हम राजस्थान और भारत सरकार की 117 विभागों की 378 योजनाओं में जो कि जन पोर्टल पर है उनमें से ज़्यादा योजनाओं की जानकारी हम पब्लिक तक दे रहे हैं और जनता को जागरूक करने का कार्य हमारा मुख्य रूप से फाउंडेशन का है। जैसे छोटा सा बात बताएं कि ई-श्रमिक कार्ड सभी ग्रामवासी बनवा लेते हैं लेकिन उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते, उनको योजनाओं का उसके बारे में पता ही नहीं है। जैसे उसको बैंक के अकाउंट से अटैच कराना चाहिए, लिंक कराना चाहिए, ताकि उसमें जैसे 2 लाख रुपए की जीवन बीमा योजना है उसका 436 रुपये जो वार्षिक चार्ज कटता है या 20 रुपये चार्ज कटता है वो नहीं कटेगा, क्योंकि श्रमिक कार्ड का कार्ड बना हुआ है। इसके बारे में पब्लिक को नहीं पता है तो वो लेके बनवा के और घर रख लेती है, उसका फ़ायदा नहीं उठा पाती। साथ ही साथ श्रमिक कार्ड होने के बाद उनके बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन होता है, वो कराना पड़ता है, तो वो पब्लिक को जानकारी नहीं है। उनके बेटियों की शादियों में, बच्चियों की शादियों में सरकार की तरफ से अनुदान योजनाएं जो कि मिलती है वो नहीं ले पाते। इस तरह की बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो पब्लिक के पास नहीं है और वो फाउंडेशन हमारा देने का काम कर रहा है। इस योजनाओं के साथ साथ आज भारत में डिजिटल भारत की जो योजना चल रही है, डिजिटल राशन कार्ड बनाने की योजना चल रही है, जिसे भी हमारा फाउंडेशन बनाता है। ये पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है, जो भी ग्रामवासी चाहे तो फाउंडेशन के माध्यम से बनवाए, यदि चाहता है उसको तो वो बाहर ई-मित्र से कहीं से भी जाके उसको बनवा सकता है, जिसमें गूगल पे भी बाकायदा डला हुआ है और उसका रेट 50 से 60 रुपये गूगल पे डला हुआ है। तो 50 रुपये जो प्लास्टिक जो पीवीसी कार्ड है, जो पीवीसी कार्ड पे जो बनाया जाता है उसका सिर्फ चार्ज लिया जाता है 50 रुपये, बाकी ऑनलाइन करने का, पहुंचाने का, इस तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाता। मात्र 50 रुपये में ये बनाने का काम फाउंडेशन कर रहा है। और जो अन्य ई-मित्रों पे जाएंगे तो कहीं 100 लगेगा, कहीं 130 लगेगा, कहीं 20 लगेगा, 80 लगेगा, वो सारी सुविधाओं से। और फिर दूसरा, ग्रामवासियों को सभी को परेशान नहीं होना पड़ता इधर से उधर, एक साथ और सभी ग्रामवासियों के एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का काम फाउंडेशन कर रहा है। लेकिन ये काम ग्रामवासियों की स्वेच्छा से, अगर उनकी मर्जी है तो बनवाएं, नहीं है तो ना बनवाएं, जहाँ से उनकी इच्छा हो वहाँ से तैयार कराएं। और इसी तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके बारे में हम अभी आपके सामने जानकारी रखी, पब्लिक ने सुनी भी। और इसके लिए ऑनलाइन हम लोग, हमारे लैपटॉप पे कर्मचारी बैठे हैं, अगर किसी को कोई जानकारी लेनी है तो अपना जन आधार कार्ड उसमें अटैच करवा के और निकाल के देख सकता है कि वो क्या क्या योजना का फ़ायदा मिलने वाला है। जैसे कन्यादान योजना है, बहुत सारे बच्चों को मिलती है, तो उसमें क्या है, जैसे SC ST के बच्चों को 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है, 8वीं पास बच्ची को 21,000 रुपये, 10वीं पास 12वीं पास बच्ची को 31,000 रुपये, और जो BA या कॉलेज तक पहुँच गई हैं उनको 41,000 मिलता है। लेकिन साथ ही साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो छात्राएँ, लड़कियाँ, बेटियाँ हैं जिनकी शादी होनी है, उनको 10,000 रुपये और एक्स्ट्रा मिलता है। अब इसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है, तो उसका भी आवेदन, इसका जो भी काम है सारा ई-मित्र से ऑनलाइन कराना होता है और ई-मित्र से उनको आवेदन करने होंगे। ये तो सब हमारा काम सिर्फ जानकारियाँ देने का है ज़्यादा से ज़्यादा, और जो लोग क्वेश्चन पूछेंगे उसका सवाल को जवाब करके हम देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। हर जरूरतमंद की मदद करना ही खुदा और भगवान की सच्ची इबादत पूजा करना, इस उद्देश्य में यकीन रखने वाला डूंगरपुर के MMB ग्रुप ने एक बार फिर धर्म जाति के 150 जरूरतमंदों परिवारों की मदद कर कौमी एकता के इतिहास में एक बार फिर अपना नाम दर्ज करवाया है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत के साथ ADJ सूत्रधार अजमेर शरीफ दरगाह के सदर व पूर्व राज्य मंत्री असवार अहमद, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक अशोक शर्मा, नगर परिषद सभापति अमृत कलासुआ, बाप पार्टी जिला अध्यक्ष आनंदोष रोत ने शिरकत की। अतिथियों ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट समाज सेवा करने वाले लोगों का माल्यार्पण किया, तो वहीं शॉल उड़ाया और प्रतीक चिन्ह भेंट कर मान सम्मान बढ़ाया।
सामान पाने वाले में न्यूज 21 के पत्रकार सादिक अली भी शामिल रहे। कार्यक्रम के अंत में 150 जरूरतमंद परिवारों के प्रतिनिधियों को सम्मान के साथ 1 महीने की राशन सामग्री से भरे पैकेट्स प्रदान किए गए। राशन पैकेट्स प्राप्त कर रहे लोगों के चेहरों पर रमजान और होली का त्योहार अच्छा होने की खुशी साफ तौर पर झलक रही थी। करीब 27 सालों से विभिन्न क्षेत्रों में जरूरतमंद और समाज की सेवा कर चारों तरफ मानवता की सुगंध फैला रहे डूंगरपुर जिले की शान कहे जाने वाले ग्रुप एमएमबी ग्रुप की इस नेक पहल की न्यूज 21 तहे दिल से सराहना करता है। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। खड़े रहना, शोषित के साथ खड़े रहना ही सामाजिक समरसता है। गरीब को गरीब ही करना, उसकी तौहीन करना सामाजिक समरसता इससे नहीं बढ़ी। और ये देखा है कि देश पे जब भी संकट आया उस दौरान इंसानियत को देखा गया है, धर्म को नहीं देखा गया। और हमें हमारे देश की खूबसूरती ही इसी में है, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि हमारा देश महान देश है और है, इस बात का हम सबको गर्व है। लेकिन ये देश महान तब तक है जब तक इस देश में विविधता है, और विविधता होने के बावजूद एकता है, वो देश की महानता है। अनेक धर्म, अनेक जातियां, अनेक कल्चर है इस देश के अंदर, अनेक बोलियां हैं, अनेक भाषाएं हैं, और ये अनेकता होने के बावजूद भी देश की शान के लिए एकजुटता हो जाती है, वही देश को महान बनाती है, हमारे देश को। लेकिन कई बार ऐसी चीजें हो जाती है। इनका मैं पढ़ रहा था, जब हिंदू धर्म का त्योहार आता है उस दौरान मुसलमान समुदाय को बुला के दिवाली मनाया जाता है। ईद का त्योहार आता है तब हिंदू समाज के साथियों को बुला के एक ये अलग अलग धर्मों की होने के बावजूद भी एक एकता का प्रतीक, एक भाईचारे का प्रतीक देने का, एक मैसेज देने का जो काम किया जा रहा है इस ग्रुप के द्वारा, ये बहुत बड़ी बात है। और शायद मुझे लगता है कि डूंगरपुर में इस तरह की एकता, अलग अलग धर्मों को भी एकजुट में बांधे रखने के लिए मैसेज देने का काम शायद कोई नहीं कर पा रहा होगा। तो हम आपके आभारी हैं। हम अतिथि तो है लेकिन हम आपके आभारी हैं, और यही भावना और उम्मीद करेंगे आपसे हम लोग भी प्रेरणा लेंगे और जिले के अन्य लोग भी प्रेरणा लेंगे, और गरीबों के लिए सभी धर्म जातियों को छोड़ के एक जो गरीब व्यक्ति है उस गरीबी को ध्यान में रखते उसको मदद करने की जो भावना है, वही मेरे हिसाब से सबसे बड़ा धर्म है और वही सबसे बड़ा कर्म, और उसी बात पे लेके चलेंगे। हम देखते हैं जैसे कि अभी कुंभ में हुआ, कुंभ के दौरान भी मुस्लिम समुदाय ने लंगर लगाए वहां। जब भगदड़ हुई, लोग इधर इधर, लोगों को गाड़ियां नहीं मिली, दूर कहीं फंस गई गाड़ियां, कई लोगों की गाड़ियां कहां खड़ी करी वो भी नहीं पता चला। अपने सहयोगी, क्योंकि अपन खुद देखते हैं कार्यक्रम कराते, अगर 1 लाख लोग इकट्ठे होते हैं तो नेट काम नहीं करता है, तो उस दौरान फोन पे भी बात नहीं हो पाती है। तो इतनी संख्या हुई थी तो वो फोन भी यूज नहीं हो पा रहे थे, 15-15 दिन तक किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं हो पा रहा था। उस दौरान भी मुस्लिम समुदाय ने, कई ऐसे जो समाज सेवी, जो भावना वाले लोग थे, उन्होंने लंगर लगा के एक भाईचारा कायम करने का जो मैसेज दिया, वो आने वाले समय में हर जगह होना चाहिए। कुछ लोग करते होंगे धर्म की राजनीतिक, आप सब देखते आ रहे हो, कुछ लोग अपने फायदे के लिए करते हैं, सारी चीजें हो रही है, लेकिन इस तरह का जो दृश्य देखने मिल रहा है, इस तरह की जो भावना, इस तरह के जो विचार हमारे सामने आ रहे हैं, ये विचारों की संख्या, इस तरह के विचार वाले लोगों की संख्या बढ़नी चाहिए और इस तरह की भावना बढ़नी चाहिए। और यही भावना रहेगी तो ही हमारा देश मजबूत बनेगा, तो ही हमारा जिला मजबूत बनेगा, तो ही हमारा समाज मजबूत बनेगा। मैं पुनः हमारी जितनी जो माताएं बहनें बैठी हैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगा, आप गरीब जरूर हो, आपको जरूरत है, और एमएमबी ग्रुप जैसे लोग आपको मदद कर रहे हैं, अन्य साथी भी मदद करते होंगे, सरकारी योजनाएं भी आपको मदद करती होगी। हम लोग भी जहां पर भी हमें लगेगा हमारे लायक कोई हमारे कार्य क्षेत्र में होगा, हम भी छोटा मोटा आपको कुछ काम या मदद देंगे। लेकिन आप अपने बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाओगे तो अवश्य आप जरूर गरीब हो, लेकिन आपका बच्चा उस गरीबी में नहीं व्यतीत होगा। इसलिए आप सभी से, माता बहनों से अनुरोध है कि भले हमें 2 वक्त की रोटी कम मिल रही है, नहीं मिल रही है, चलेगा, लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ाई समय पे करानी है। अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो अवश्य आपका बच्चा
आपकी इस जो गरीबी रेखा है उससे उभर के आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सारे जो मंचासीन अतिथि हैं उनको धन्यवाद, और विशेषकर पुनः एमएमबी ग्रुप के हमारे मकरानी जी और जिनको सहयोग करने वाले जितने जो साथी हैं उनको आप सभी को। बहुत गरीब हुए हैं, बहुत कमजोर हुए हैं, लेकिन उनका कैरेक्टर इतना बड़ा हुआ है कि दुनिया उनको याद करती है। मुझे सिला रहमी पे एक बहुत ही सच्चा वाकया सिंध प्रांत का याद आता है कि एक बहुत बड़ा पैसे वाला, ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये हकीकत है। एक बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी था और उसको एक बीमारी हो गई। उसने पहले अपने शहर के डॉक्टर को दिखाया, फिर बड़ी जगह मुंबई या कहीं जाके दिखाया। वहाँ के डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि भाई अब तुम ज्यादा से ज्यादा 4-6 महीने जिंदा रहोगे। फिर वो अमेरिका गया, अमेरिका जाके उसने दिखाया। वहाँ पे भी उसके सारे जांचें करने के बाद कह दिया कि अब आप जाओ और अपने राम राम या अल्लाह अल्लाह जो भी करो जाए। वो सब वापस आ गया। वो आदमी तो उस शहर से अपने गांव चला गया और वहां जाके उसने ये सिला रहमी, जो लोगों की खिदमत करना, गरीबों को देखा, कमजोरों को देखा, भूखों को देखा तो उनकी मदद करना, और उसने अपना सारा पैसा उस पर लुटाना शुरू कर दिया। 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, वो तो इंतजार कर रहा था मरने का, क्योंकि अमेरिका तक के डॉक्टर्स ने कह दिया था तो कोई गुंजाइश नहीं थी। फिर उसने जाके वापस उसने अपने शहर के डॉक्टर से जांच करी। डॉक्टर ने सारे एक्सरे वगैरह किए और फिर कहा कि यार ये पहले वाला सही था या ये सही है, तुम तो बिल्कुल ठीक हो इस एक्सरे के हिसाब से। फिर साहब वो अमेरिका गया, वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि तुमने क्या किया, ये कौन सा इलाज करा के आए हो इंडिया में जाके। तुमने बताया साहब मैंने तो कोई इलाज नहीं किया, बस मैंने खिदमत खल्क की, लोगों की सेवा की, मेरे पास जो कुछ भी था मैं लोगों पे लुटाता रहा, कमजोरों की, गरीबों की, जरूरतमंदों की मदद करता रहा। तो मैंने ये जो किस्सा सुनाया ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। और ऐसे दुनिया में और भी कई मिसालें अपनों ने भी अपनी आंखों से कहीं ना कहीं देखी होंगी। तो ये समाज सेवा जो है, ये सिला रहमी जो है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। अब नूर मोहम्मद जी ने क्या क्या किया ये तो अभी सब ने पढ़ के सुना दिया। 21,000 परिवारों को उन्होंने मदद की, उनको उन्होंने जरूरतमंदों को सब कुछ बांटा। कोरोना काल में वो काम करते रहे, 39 से 40 बार उन्होंने खून दिया। ये सब तो आदमी ने किया, लेकिन वक्त देना सबसे बड़ी कीमती चीज होती है, वक्त देना। और अगर आप रात को 12 बजे नूर मोहम्मद जी को फोन करो कि साहब फला जगह खून की जरूरत है या फलाना ये काम है, तो नूर मोहम्मद मकरानी जी 12 बजे भी आपका फोन अटेंड करेंगे और कोशिशें शुरू कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए आज इस कैंपस में 21,000 किट तो बढ़ चुके हैं, और इंशाअल्लाह अभी तो आगे तक कितना कुछ होगा, कितनी सारी मदद होगी। बहुत सारी मदद ये गुप्त भी कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एमएमबी ग्रुप के ज़रिए वो कर रहे हैं, इनके साथी उनके साथ रहते हैं। और हम में से कुछ लोग, बहुत सारे लोग जो हैं जो नूर मोहम्मद जी से और भी जुड़े हुए हैं। मैं नूर मोहम्मद जी मकरानी साहब को इस मौके पर सैल्यूट करता हूँ और दुआ करता हूँ, और आप सब भी करें कि उनका ये जज्बा जो है इसमें हम सब लोग भागीदार बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और इसी तरह ज़रूरतमंदों का काम होता रहे। किसी भी हरियाणा में सड़क निर्माण कार्य के दौरान ठेकेदार द्वारा खानापूर्ति की जा रही है। बीजेपी पूर्व मंडल अध्यक्ष महेश कड़वासरा ने बताया कि 1 साल पहले बनी ये सड़क, जिस पर अभी तक डामरीकरण नहीं किया गया है, वो ठेकेदार ने पत्थरों की जगह मिट्टी व मूड़िया बिछाकर आगे में के काम की इतिश्री कर ली है। डामरीकरण न होने के कारण हर रोज बाइक सवार व राहगीर चोटिल हो रहे हैं, मगर विभागीय अधिकारियों ने मामले पर चुप्पी साध रखी है। हरियाणा से दिनेश पालीवाल की रिपोर्ट। जिला विशेष टीम की सूचना पर हनुमानगढ़ टाउन थाना पुलिस द्वारा 3 अलग अलग कार्य वार्ड्स में 1.173 किलोग्राम अफीम और 48.19 ग्राम चिट्ठा यानी कि हेरोइन व 22,700 रुपए जब्त किए और 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए। टाउन थानाधिकारी गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में मई स्टाफ द्वारा गश्त के दौरान मैनावाली बस स्टैंड के पास कार्रवाई की गई है। एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान जारी है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। राजगढ़ में एक ट्रेलर चालक ने शराब के नशे में हाई वोल्टेज ड्रामा किया। चालक ने नशे की हालत में रेलवे फाटक पर ट्रेलर खड़ा कर दिया, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गया। गनीमत रही कि उस समय कोई ट्रेन नहीं आई, अन्यथा गंभीर हादसा हो सकता था। सूचना मिलने पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया। ये घटना शराब के नशे में वाहन चलाने के खतरों को उजागर करती है। इस तरह की लापरवाही से गंभीर हादसे हो सकते हैं। राजगढ़ से दिनेश चंद मीना की रिपोर्ट। कठुमर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कालवाड़ी पर आज राजीव गांधी सेवा
केंद्र पर सभी ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि एवं समाज सेवियों की मीटिंग रमेश मीणा सरपंच की अध्यक्षता में की गई, जिसमें मुख्य रूप से ग्राम पंचायत को स्वच्छ रखने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर ग्राम पंचायत कालवाड़ी सरपंच रमेश मीणा, कनिष्ठ सहायक लालाराम, मुकेश शर्मा, विजेंद्र सिंह, राकेश मीणा सहित सभी वार्ड मेंबर तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्मिकों के अतिरिक्त ग्रामीण मौजूद रहे। खेरली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। बडू कस्बे के सरस्वती विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 10 के विद्यार्थियों का विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जितेंद्र सिंह ढूंढिया ने शिक्षा के साथ संस्कार और दृढ़ निश्चय से मेहनत करते हुए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर न्यूज 21 के स्थानीय पत्रकार मुकुंद सिंह नरुका ने सामाजिक सरोकार की बात करते हुए बच्चों को प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान कक्षा 9 के छात्र छात्राओं ने कक्षा 10 के छात्र छात्राओं को उपहार भेंट की। वहीं कक्षा 10 के छात्र छात्राओं ने सभी शिक्षकों को उपहार तथा विद्यालय में एक छत पंखा भेंट किया। बडू से मुकुंद सिंह नरुका की खास रिपोर्ट। हाल ही में विजयनगर थाने में दर्ज हुई नाबालिग बच्चियों से जुड़े एक चर्चित प्रकरण ने पूरे क्षेत्र में आक्रोश की लहर पैदा कर दी। इस घटना के विरोध में आज हजारों की संख्या में स्कूली छात्राओं ने आक्रोश रैली निकाली और न्याय की मांग की। इस घटना के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए विभिन्न स्कूलों की छात्राएं सड़क पर आ उतरी। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए ये छात्राएं न्याय की गुहार लगा रही थी। उनकी तख्तियों पर बेटी बचाओ, न्याय दिलाओ, नारी सम्मान की रक्षा करो और दोषियों को कड़ी सजा दो जैसे नारे लिखे हुए थे। छात्राओं ने संगठित होकर प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। छात्राओं ने इसे प्रदर्शन से प्रशासन पर दबाव बढ़ाया है और छात्राओं और स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द से जल्द दोषियों की सजा नहीं मिलती है तो वो बड़े स्तर पर आंदोलन भी करेंगे। इस मामले को लेकर आम जनता में भारी आक्रोश है और सभी की निगाहें अब प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है। ये रैली केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि इस समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंता और जागरूकता का प्रतीक भी थी। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कोई ठोस कदम उठाता है और पीड़ित बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए क्या कार्रवाई करता है। विजयनगर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।